बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महाजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे वो है एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की। तो उसको इस जो हम जिसको डिसऑर्डर आज पढ़ रहे हैं वो है सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसे सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो बात करने के यानी सोसाइटी में बात करने की वैसे आपस में नॉर्मल जो वर्बल हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके दो तरीके, एक वर्बल वे होता है, एक नॉन वर्बल भी होता है। यानी एक तो हम किसी को अपनी ज़ुबान से अल्फाज अता करके उसको बोल के कह देते हैं, कोई भी बात कहनी हो या कोई भी किसी चीज़ से मना करना हो या अपने आपस में कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो, कोई भी पैगाम पहुंचाना हो तो हम वर्बल वे में बात करते हैं। लेकिन एक होती है नॉन वर्बल वे। नॉन वर्बल वे में ये होता है कि जैसे अपनी आँखों से बात करना, आँखों के इशारे से बात करना, या वैसे अपने कोई भी बॉडी पार्ट जैसे कि हाथों के इशारे से किसी को कहना कि ये कर दो वो कर दो, तो इस तरह समझाना भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो सोसाइटी में अगर सोशल बैठे हों हम, तो सोशलाइज्ड वे में भी हम यही करते हैं, यानी कि या तो हम वर्बल वे में किसी से कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल वे में मोस्टली ऐसा होता है ना। जैसे कोई भी आके मेहमान वगैरह आके बैठता है तो हम हमारी मदर्स होती हैं, वो अपनी आंखों के इशारे से मैं बता रही होती हैं ये करो वो करो, या उठ के ये लेके आओ वो लेके आओ, तो वो हमसे नॉन वर्बल वे में बात करती हैं। अब डिसऑर्डर कब बनेगा? डिसऑर्डर तब होगा जब कोई एक बच्चा या कोई भी बड़ा जिसको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा, वो ये होगा कि उसको सोशलाइज्ड होते हुए ना वर्बल वे में वो बात कर सकता है सही से, और ना नॉन वर्बल उसको समझ आएगी। यानी आप उसको जितना मर्जी मना करते रहो या बोलते रहो, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। वो आपके इशारों को नहीं समझ सकता, वो आपकी जो आप उससे बात कह रहे होगे वो उस बात को नहीं समझ पाएगा। या अगर वो बात करेगा तो उसको रूल्स या मैनर्स का नहीं पता होगा, यानी उसको ये नहीं पता कि उसने बड़े से कैसे बात करनी है। यानी जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, या हम फॉर्मल में अगर किसी से बाहर बात करें तो हम फॉर्मल वे में बात करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि उसने अपना लाउड कितना रखना है, कि ये नहीं है कि वो किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो वो लाउड वे में बात कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा फ्री होके बात कर रहा है, उसे ये नहीं पता होता कि उसने कौन सी बात कहाँ पर करनी है। ठीक है, तो उनको इस बात पे भी इशू होता है। नेक्स्ट हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे कि डीएसएम हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को। क्राइटेरिया ए के फर्दर पॉइंट्स हैं, और क्राइटेरिया ए में वो ये कह रहे हैं कि हम तब डायग्नोज करेंगे जब हमारे क्लाइंट को डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होगी सोशल, यानी सोशलाइज जब वो होगा तो उसको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होगी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने में, या वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में। ओके, अब इसके फर्स्ट पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसको कम्युनिकेट करते हुए, यानी सोशल पर्पस के लिए कम्युनिकेट करते हुए उसको डिफ़िकल्टी फ़ील होगी। अब सबसे फर्स्ट पे ये बोल रहे हैं कि उसको एक सलाम लेने में, यानी ग्रीटिंग करने में, एक दूसरे से मिलने में उसको उसके मैनर्स नहीं होंगे। यानी कि उसको नहीं पता कि उसने कैसे मिलना है, कैसे बड़ों से मिलना है, कैसे छोटों से मिलना है। उसको दूसरों के साथ जाकर बात करने में इशू होगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 को देखें तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो क्लाइंट है उसकी इम्पेयरमेंट आ रही हो, यानी उसको अब क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसको ये नहीं मालूम होगा। जैसे हमारी ज़िंदगी के पार्ट्स होते हैं, हम जैसे क्लासरूम हो गया, स्टूडेंट होगा तो उसका क्लासरूम हो गया, फिर प्ले ग्राउंड हो गया, या बहन भाइयों के साथ बात करनी या बड़ों के साथ बात करनी, तो उसको ये नहीं पता होगा कि उसने किस वे में कम्युनिकेट करना है उनके साथ। उसकी बात करने का जो लाउड उसने कहाँ पर ऊंची बोलना है, कहाँ पर नीचे बोलना है, कहाँ पर उसने उनके साथ कौन से टॉपिक पे कैसे बात करनी है, तो उसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो बाहर कोई मेहमान है तो उसे ये नहीं पता कि उसके साथ फॉर्मल लैंग्वेज से कैसे बात करनी है, या उनकी रिस्पेक्टिव वे में रहकर कैसे बात करनी है, तो उसको इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील होगी समझने में। नेक्स्ट इसके पॉइंट 3 में वो ये कह रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसको डिफ़िकल्टी फ़ील होगी कंजर्वेशन की रूल्स को समझने की, या स्टोरी टेलिंग की रूल्स को समझने की। और जो क्लाइंट है उसको कंजर्वेशन में टर्न लेना नहीं आता। यानी कि अगर वो किसी स्कूल में या क्लासरूम में है तो वो एक कोई इंसान बात कर रहा है तो वो उसके बीच में बोलने लग जाएगा, या उसको अगर मना भी किया जाएगा लेकिन फिर भी वो बोलता रहेगा, अपनी बात मुकम्मल करेगा। तो इस तरह उनको ये नहीं मालूम होता कि उन्होंने कहाँ पर क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है।
इसी तरह उनको डिफ़िकल्टी फ़ील होगी वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझने के लिए, यानी आप उनको बोलकर या उनको इशारे से कुछ भी किसी बात से भी मना करेंगे या उनको कुछ समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4 में वो ये कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल बात होती है या हम कोई ईडियम यूज़ करते हैं बात करते हुए, कोई भी ऐसा मुहावरा इस्तेमाल करते हैं या थोड़ी सी कोई मुश्किल वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो जो दूसरे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन इन बच्चों को वो सादा अल्फाज की समझ आती हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऐसा मुहावरा जो हम यूज़ करते हैं लेकिन उसको वो नहीं समझ पाएंगे, अगर हम उसी बात को एक्सप्लेन करेंगे सादा अल्फाज में तो फिर उनको समझ आएगा। नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया बी है, तो क्राइटेरिया बी में वो ये कह रहे हैं कि हम तब डायग्नोस करेंगे कि इसको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जब उसकी इस डिसऑर्डर यानी इस सिम्टम्स को मैच कर रहा हो और फिर उसके साथ उसको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही हो कम्युनिकेशन करने में, यानी सोशल पार्टिसिपेशन करने में, उसकी जो लाइफ के अदर एरियाज़ हैं उनमें इम्पेयरमेंट आ रही हो, यानी वो ना सोशलाइज्ड हो पा रहा है। इस डिसऑर्डर की वजह से उसकी जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी एकेडमिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या अगर वो जॉब करता है तो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है जो है वो डिस्टर्ब हो रही है उसको, या जॉब नहीं मिल रही इस वजह से, और वो सोशलाइज जाकर बात ही नहीं कर पा रहा या बात को समझ नहीं पा रहा, तो इस वजह से अगर उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आ रही तो फिर हम उसको ये सब देख के डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है, तो उसमें उन्होंने एज लिमिट बताई है कि अगर हम इसको डायग्नोस करेंगे तो हम ये पहले देखेंगे कि ये सिम्टम्स उसको 18 साल से पहले यानी अर्ली डेवलपमेंट जो पीरियड है उसके अंदर उसको ये सिम्टम्स शो होने चाहिए। और हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि अगर बच्चा 4-5 साल का है तो 4-5 साल से नीचे है और उसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो फिर हम वेट करेंगे कि जब कब तक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो, और जो नॉर्मल बच्चे उनके पास जितना अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है या वो बात कर सकते हैं, उनको सेंटेंस वगैरह समझ सकते हैं, तो हम तब तक ही उस एज का वेट करेंगे कि उस एज में अगर वो आता है फिर भी वो नहीं समझ पा रहा तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है, तो क्राइटेरिया डी में वो कह रहे हैं कि हम तब डायग्नोस करेंगे जब हम ये देख लेंगे कि क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो किसी और मेडिकल कंडीशन या कोई और उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम शो हो रहे हैं। अगर तो वो सिम्टम उस वजह से नहीं शो हो रहे तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे, अदरवाइज़ हम डायग्नोस नहीं कर सकते। लास्ट में हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि स्पीच थेरेपी की जाती है जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है या वो अपनी इस प्रॉब्लम को डील करना सीख लेते हैं। इसके साथ हमारा डिसऑर्डर आज का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।